लास्ट वीडियो तक हम आपको डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ा रहे थे और हम आपको बहुत सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में बताए थे। क्या क्या बताए थे? सबसे पहले हम आपको बताए थे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो आप नॉर्मली लेते हैं सांस और छोड़ते हैं, एंड दैट मेजर्स अप टू 500 ml। ठीक है। उसके बाद था आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आप एक्स्ट्रा एयर ले सकते हैं, एंड दैट वाज अराउंड 2500 to 3000 ml, है ना। आप अगर नॉर्मल सांस लेने के बाद आप और कितना सांस ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आप और कितना छोड़ सकते हैं ना, एंड दैट वाज अराउंड 1000 to 1100 ml। और लास्ट में था आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम जो आपके लंग्स में फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी बच जाता है, उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका था 1100 से लेके 12, ठीक है। तो हम आपका एक बार फिर से वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, है ना, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, ठीक। दिस वाज योर टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका जो है दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसके नीचे जो अमाउंट बच जाता है आपके लंग्स में दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, है ना। ऐसे ही हम देखे थे लास्ट टाइम। अब हम आते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज के ऊपर। कैपेसिटी हम लोग इसका समेशन करके करते हैं, है ना। कैपेसिटीज, तो सबसे पहला जो आपका कैपेसिटी हेडिंग दो आपका लंग कैपेसिटीज, है ना। लंग वॉल्यूम्स हम देख लिए थे, अब हेडिंग दो लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज सबसे पहला लिखो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या आईसी बोलते हैं इसको, है ना। आप ही बताओ कैपेसिटी से क्या आप समझते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टोटल आपके सांस लेने की क्षमता, है ना। तो टोटल सांस लेने की क्षमता आपका क्या हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल सांस आप इतना ही ना ले सकते हैं। ये आपका टाइडल वॉल्यूम था, है ना। तो टाइडल वॉल्यूम से लेके इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यही है आपका पूरा सांस लेने का क्षमता, ठीक है। तो लिखो इंस्पिरेटरी, ये क्या हो गया? द टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन। टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब हम नॉर्मल सांस छोड़े, ठीक है। नॉर्मल सांस छोड़े तो यहाँ पे है, उसके बाद हम थोड़ा नॉर्मल सांस लिए और उसके बाद मैक्सिमम सांस लिए, यही हो गया मेरा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। हम कितना सांस ले सकते हैं? तो नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद हम कितना सांस ले सके, दैट इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपका किसके इक्वल हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि यही आप टोटल अमाउंट आप सांस में ले सकते हैं। बाकी और भी ले सकते हैं नीचे अगर छोड़ के फोर्सफुली ले तो, लेकिन फिर वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आ जाएगा। इस लाइन के ऊपर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इस लाइन के ऊपर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, है ना। तो टाइडल वॉल्यूम आपका क्या था? 500 ml था, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या था आपका? 2500 से लेके 3000 ml था, है ना। तो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका 2500 से 3000 ml था। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपका कितना हो जाएगा? उसका रेंज 3000 से लेके 3500 ml, है ना। दिस इज द रेंज फॉर योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इसी तरह से अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होगा। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आप क्या बोलेंगे? नॉर्मल सांस लेने के बाद हम कितना सांस छोड़ सके, उसको हम बोलेंगे आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो डेफिनेशन देखो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, a person can expire after a normal inspiration, after
अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक, नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद आपका कितना वॉल्यूम आपका एक पर्सन छोड़ सके, दैट इज एक्सपीरियंट्री कैपेसिटी। और एक्सपीरियंट्री कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ये भी अगेन टाइडल वॉल्यूम प्लस आपका एक्सपीरियंट्री रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम आपका कितना था, 500 ml था। 500 ml एक्सपीरियंट्री रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 1000 से लेके 1100 ml था। तो आपका एक्सपीरियंट्री कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1500 से लेके 1600 ml, है ना। इतना आपका एक्सपीरियंट्री कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, इसी उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब ऐसे तो एक रेसिडुअल वॉल्यूम था आपका जो फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद भी, है ना, आप उसको अपने लंग से बाहर नहीं निकाल सकते। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब समझिए वो रेसिडुअल कैपेसिटी या वो रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा नॉर्मली आपके बॉडी में फंक्शन करता है, नॉर्मली आपका रेसिडुअल वॉल्यूम का काम करता है। तो आप सोचिए आप नॉर्मली कैसा एक्सपायर करते हैं, पूरा इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, पूरा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी सब पूरा यूज करके करते हैं कि सिर्फ टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं, सिर्फ टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं। तो इसके अलावा जो भी आपका बच गया लंग्स में नॉर्मली जो फंक्शन कर रहा है सब का सब रेसिडुअल वॉल्यूम की तरह फंक्शन करेगा। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हो गया आपका, वो अमाउंट ऑफ एयर हो गया जो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे आपका रेसिडुअल वॉल्यूम की तरह काम कर रहा होगा, है ना। तो आपका आप ही बताइए कि आपका जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या एफ, जस्ट लेट मी रख द बोर्ड, जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होगा आपका FRC, है ना, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्सपिरेशन में एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम तो आएगा ही, वो कभी छोड़ नहीं सकते। उसके अलावा नॉर्मली मेरे लंग के अंदर कौन सा बच जा रहा है एयर जिसको मैं एक्सपायर आउट नहीं करे, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम वाज 1100 to 1200 ना, 1100 to 1200 1200 से लेके एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका था 1000 से लेके 1100। तो टोटल कितना हो गया आपका 2200 से लेके इसका रेंज हो गया आपका 2300, है ना। टू 2100 से लेकर के 2300, है ना, ये आपका हो गया आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं, अच्छा इसका डेफिनेशन लिख लो, द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स, दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मली एक्सपायर कर दिए उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मेरे लंग में रह गया, दैट इज योर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक, नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट लिख दो वाइटल कैपेसिटी, नेक्स्ट लिख दो वाइटल कैपेसिटी। 20 वाइटल कैपेसिटी हम उसको बोलते हैं कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम ले सके या टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हम छोड़ सके, है ना, टोटल उसको हम बोलते हैं मेरा वाइटल कैपेसिटी। एंड यही आपका फिटनेस का मेजरमेंट होता है, कितना आप पूरा एयर ले सके या आप कितना छोड़ सके। तो आप ही बताइए टोटल एयर आप कितना ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। एक तो टाइडल वॉल्यूम हो गया, उसके साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, एक्स्ट्रा आप कितना एयर ले सकते हैं, और उसके साथ इंस्पिरेटरी उसके साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यही आप एक्सचेंज कर सकते हैं टोटल में। इसके अलावा रेसिडुअल वॉल्यूम बचता है वो आप एक्सपायर ही नहीं कर सकते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ एयर है जो
जो आप मैक्सिमम अपने लंग्स के साथ ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, लिख लो, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, it is the maximum amount of air which we can inhale या inspire after a forceful expiration, after a forceful expiration। कहने का मतलब क्या है, वो maximum amount of air जो हम खींच सके, किसके बाद, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद। तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन किए तो मेरा एयर का वॉल्यूम कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। उसके बाद हम और कितना एयर खींच सकते हैं, तो सबसे पहले एयर खींच के एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरेगा, फिर टाइडल वॉल्यूम भरेगा, और फिर और मैक्सिमम हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम खींच सकते हैं ना। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सकें। या फिर इसका दूसरा टाइप का डेफिनेशन एक और होता है, maximum amount of air which we can expire, maximum amount of air which we can expire after a forceful inspiration, after a forceful inspiration। पूरा इंस्पिरेशन करने के बाद हम मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एयर छोड़ सकें, हम इतना छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम इंस्पिरेशन हम किए तो IRV भी ले लिए, उसके बाद क्या किया, हम छोड़ना स्टार्ट किए, IRV छोड़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम छोड़ेंगे, फिर मैक्सिमम और क्या, ERV भी छोड़ सकते हैं। तो ये भी आपका सेम हो गया है ना। तो ये दोनों में से कोई एक डेफिनेशन भी लिखोगे तो दैट इज करेक्ट। तो इसका वॉल्यूम आप कर लेना टोटल इसी तरीके से जैसे मैंने कराया है ना। चलिए ठीक है। एंड लास्ट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। आपका लंग का टोटल कितना कैपेसिटी है ना, दैट इज कॉल्ड एज TC। तो टोटल लंग कैपेसिटी आपका क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी वाला सारा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस एक और बच गया रेसिडुअल वॉल्यूम, ये चारों को मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। आपके पूरे लंग के पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना एयर अपने अंदर भर के रहने का ताकत है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी, है ना, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। यहाँ पे हम लोग अपना प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, हम आपको 5 प्रोसेस लिखवाए थे रेस्पिरेशन का स्टेप्स, है ना। सबसे पहला उसमें ब्रीदिंग था, दैट वाज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, वो हमारा खत्म होता है ना। दिस वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है, आप अच्छे से समझ के उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप था दैट वाज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, है ना। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस था, कहाँ पे था, एक था एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, है ना, उसके बाद था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, फिर था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अगेन एट ब्लड एंड टिश्यूज। तो जो सेकेंड एंड थर्ड स्टेप था, है ना, वो दोनों कहाँ क्या क्या था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। थर्ड एंड फोर्थ स्टेप वाज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, है ना। सेकेंड स्टेप में आपका था एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे, और थर्ड स्टेप पे आपका फोर्थ स्टेप पे आपका था एट टिश्यूज पे, है ना। ये दोनों मोर और लेस डिफ्यूजन का प्रोसेस सेम होता है, तो इनको हम साथ में डिस्कस करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग अब आप तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। तो सबसे पहले डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या गैसियस एक्सचेंज के लिए आपको
कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है हम ये पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, है ना। सबसे पहला आपका हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, गैसेस कितना ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं उतना ज़्यादा आराम से किसी मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ कर पाएंगे, ना। जितना ज़्यादा सॉल्यूबल होंगे उतना ज़्यादा इजीली डिफ्यूज़ कर पाएंगे, जितना कम सॉल्यूबल होंगे उतना कम डिफ्यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो लिख लो सॉल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी जितना ज़्यादा होगा आपका उतना ही आराम से डिफ्यूजन हो पाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो अब इसमें एक ये जानने वाली बात क्या है कि जो CO2 होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सॉल्युबिलिटी इज मच ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम अपने ब्लड से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छे अमाउंट में ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में घूम सकता है, लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में सिर्फ 3% जाता है ना, ओनली 3% इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका 25-30% के लगभग सिर्फ डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो जो CO2 है उसका जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज 20 to 25 टाइम्स हायर दैन दैट ऑफ O2, है ना। CO2 का सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम्स O2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली CO2 ज़्यादा आराम से डिफ्यूज़ कर पाएगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 आपका ज़्यादा आराम से किसी मेम्ब्रेन हमारे बॉडी के मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज़ कर पाएगा इन कंपैरिजन टू आपका ये, है ना। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं आपका पहला वाला हो गया। दूसरा जो है जो फैक्टर अफेक्ट करता है आपको, दूसरा फैक्टर आपका है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ग्रेडियंट भी कह सकते हैं इसको, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक, तो किसी भी चीज़ को डिफ्यूज़ करने के लिए उसका ग्रेडियंट बनना ज़रूरी है ना। जैसे कि अगर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर रहा है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम मान लेते हैं, जैसे ये एल्वियोलाई है, ठीक है, यहाँ पे मेरा ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ से ऑक्सीजन को यहाँ जाना है। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर मतलब कि अब जैसे मेरे एल्वियोलाई में बहुत सारे गैस है, अगर हम स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की बात करें तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन जो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा सारे गैसेस से अलग, उसको हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा वो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, है ना। तो पार्शियल प्रेशर मतलब जो सारे गैसेस में किसी एक गैस का जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा उसको हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का एल्वियोलाई एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा इन कंपैरिजन टू ब्लड में जहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो ऑक्सीजन इधर से इधर डिफ्यूज़ करेगा, है ना। तो सेकंड जो आपका डिफ्यूजन होने के लिए जो आपका ये नेसेसरी है, कंडीशन नेसेसरी है, दैट इज योर पार्शियल प्रेशर, है ना। जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा कॉन्सेंट्रेशन में उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा ना, मतलब जैसे इधर जितना ज़्यादा और इधर जितना कम होगा उतना ज़्यादा जल्दी और इजीली ऑक्सीजन इधर से इधर डिफ्यूज़ कर पाएगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर ग्रेडियंट में उतना ज़्यादा ये कर पाएगा ना। तो सेकेंड इज पार्शियल प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट बनेगा आपका उतना ज़्यादा ईजी होगा आपका गैसेस का डिफ्यूज होना। ठीक है, थर्ड लिखिए, थर्ड इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थर्ड इज थिकनेस। अब ये जो मेम्ब्रेन बन रहा है, जो भी कवरिंग है जिसके थ्रू डिफ्यूज
डिफ्यूजन होगा उसका थिकनेस के ऊपर आपका डिफ्यूजन ये करेगा। तो थर्ड इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप सोचिए किसके थ्रू डिफ्यूजन होना ज़्यादा आसान होगा। आप एक सिंपल पेपर ले लिया उसके थ्रू पानी पार करना आपको आसान होगा, या पूरा एक मोटा पेजेस का बंडल ले लिया उसके थ्रू पानी पार करना आसान होगा। ऑब्वियसली जितना पतला होगा उतना इजीली आपका डिफ्यूजन हो पाएगा ना। तो जो थिकनेस होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, है ना। जितना ज़्यादा थिकनेस उतना कम डिफ्यूजन, जितना कम थिकनेस उतना ज़्यादा डिफ्यूजन, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट आपका जो है दैट इज सरफेस एरिया, है ना, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कि आपको पता है डिफ्यूजन होगा कहाँ से, किसी सरफेस के थ्रू होगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा आपका उतना ज़्यादा आपका एरिया होगा डिफ्यूजन के लिए, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम एरिया होगा डिफ्यूजन के लिए। तो सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपके डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। इसके आगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन सा बनता है, कैसे डिफ्यूजन होता है, कितना कितना पार्शियल प्रेशर किस गैस का रहता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक